स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next topic that is economical policies under the Britishers. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न कवर अप करके रखा था एंड ऑब्वियसली इन दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न सब हम लोगों ने इलेबोरेटली देखा है कि फ्रॉम लंदन से लेके इंडिया के विलेज लेवल तक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रिटिशर्स ने कैसे खड़ी करके रखी है। द अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वॉज कैरिंग आउट एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री एंड ये एक्सप्लॉयटेशन जो अल्टीमेटली इन्होंने कैरी आउट किया, अब वो कैसे कैरी आउट किया इसके ऊपर अब थोड़ी बहुत बातें करेंगे। दैट इज़ अंडर द इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स। बट अगेन जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस टू दिस PPT ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आर्स एंड अगर आपको कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस्क गाइस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। द अल्टीमेट एम ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ये कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इवन दो आई हैव एक्सटोल्ड द वर्च्यूज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द प्रीवियस लेक्चर्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग अच्छे थे एंड इनका कोई अच्छा इंटेंशन इंडिया में था। They had to carry out the economical exploitation of India. They had that colonial mindset from the beginning, and under the colonial mindset, India को colony बनाना था। What is the meaning of colony? Then obviously the meaning of colony means एक total imperialism इंडिया पे लगाना है और इंडिया की इकोनॉमी subservient करनी है to the central economy, that is London economy. And that is what we are going to say today कि exactly इन्होंने ये चीज़ की कैसे। And in that capacity फिर there are two important aspects, एक land revenue policy एंड आफ्टर कमर्शियल पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री। ये दो लिम्ब है ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ के एंड ये एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट क्यों थे, अब उसकी बातें जो अभी हम लोगों को करनी है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड इनटू दिस वन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक गाइस। ओके, सो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो कमर्शियल पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स व्हेन दे हैड अराइव्ड इन आवर कंट्री, ऑब्वियसली उनका अल्टीमेट पर्पज़ इंडिया से हमेशा से ट्रेड करना ही रहा है एंड ये ट्रेड करने के टोटल 3 फेजेस जो है हम लोगों को इंडिया में दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली जो 3 फेजेस है उसे की हम लोगों को बात करनी है। दस 3 फेजेस आर रफली डिवाइडेड इन बिटवीन 1600 व्हेन दे क्रिएटेड देयर कंपनी और ऑब्टेन कार्टर फॉर द कंपनी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वहाँ से लेकर 1757। दर आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट पीरियड जो हम लोगों को दिखाई देता है दैट इज 1757 से 1813 एंड दर आफ्टर थर्ड इंपॉर्टेंट फेज जो हमको दिखाई देता है 1813 ऑनवर्ड टिल 1947 तक रफली ये पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने फिर थर्ड फेज में कंटिन्यू रखी थी। द फर्स्ट फेज इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ ग्रेट पीरियड ऑफ मर्केंटाइलिज्म। सेकेंड पीरियड जो है ब्रिटिशर्स का मोनोपोलाइजेशन वाला पीरियड माना जाता है कि दे कैरिड आउट मोनोपोलाइजेशन ऑफ द इंडियन ट्रेड एंड दर आफ्टर थर्ड फेज जो है इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज अ ईरा ऑफ फ्री ट्रेड। अब एक एक करके इसके हम लोग बात करेंगे। नाउ ऑब्वियसली देयर वाज वन लंदन, राइट, लंदन मतलब ब्रिटेन कंसिडर करो एंड वहाँ से फिर इंडिया में ट्रेड करने के लिए ये लोग आए थे। इन द फर्स्ट फेज इट वाज अ पीरियड ऑफ द मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म के अंडर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने क्या करके रखा हुआ था उसकी बातें करेंगे। अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ द मर्केंटाइलिज्म ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। इंडिया में अल्टीमेटली दे एंटर्ड इनटू द सूरत बॉम्बे वाला एरिया एंड देयर आफ्टर वंस दे आर इनटू इंडिया देन ऑब्वियसली ये लोग इंडिया में अपना बुलियन लेके आते थे। बुलियन लेके आते थे का मतलब क्या है, देन ऑब्वियसली उनकी करेंसी लेके आते थे। बट ऑब्वियसली अब इनकी करेंसी है पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड। इसका इंडिया में आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा। उस ज़माने में कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हुआ करता था एंड ऐसा करेंसी एक्सचेंज मैकेनिज्म वाज नॉट अलाउड। तो ऑब्वियसली आपका पाउंड से फॉर एग्जांपल अगर सिल्वर में है तो आप वो इंडिया में लेके आओ, इंडिया में ये मेल्ट किया जाएगा एंड मेल्ट करने के बाद सिल्वर का जो वैल्यू है वो वैल्यू जो ऑब्टेन किया जाएगा एंड उतना वैल्यू आपकी करेंसी के ऊपर लगाया जाएगा। दैट्स द करेंसी को आप बुलियन भी बोलोगे, इसका मतलब होता है मेटल। हर एक पर्टिकुलर करेंसी एक मेटल की बनती है और ये मेटल की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ब्रिटिशर्स की करेंसी अपने इंडिया में लाई, एक मिनट है गाइस, स्टॉप नहीं है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की करेंसी अपने इंडिया में लाई, ब्रिटिशर्स ही लेके आए बेसिकली। इंडिया में आके उन्होंने उसको मेल्ट किया, सिल्वर करेंसी है, मेल्ट किया एंड देयर आफ्टर उसका एक वैल्यू ऑब्टेन किया बिकॉज इंडिया में सिल्वर चलता है ना। एंड सिल्वर का वैल्यू ऑब्टेन करने के बाद अपने वो पर्टिकुलर वैल्यू से आपका जो है ट्रेड कैरी आउट किया। ये वैल्यू से अपने इंडिया में माल खरीदा, दैट इज़ गुड्स जो है वो इंडिया में परचेस किए। कौन से गुड्स वेर इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियसली इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट था सॉल्ट पीटर। देयर आफ्टर सेकेंड जो है बेसिकली इंडिया का इंडिगो। देयर आफ्टर फिर कॉटन ऑल्सो एंड देयर आफ्टर फिर आइटम ऑफ लग्जरीज। लग्जरियस आइटम में अल्टीमेटली फिर कौन से रहेंगे, देन मुस्लिन वैरायटी हो सकती है या फिर इंडिया का हैंडीक्राफ्ट हो सकता है।
तो ऐसे मल्टीपल कमोडिटी आपने इंडिया में बेसिकली परचेस किए एंड ये परचेस करने के बाद ऑब्वियसली आपने ये माल जो है वापस से लंदन में लेके जाके सेल किया, दैट इज़ बेचा। ये पर्टिकुलर ट्रेड पैटर्न जो है ये पीरियड ऑफ टाइम में चला इनका कि ब्रिटेन से अपनी करेंसी लेके आएंगे, उसको एज अ बुलियन यूज़ करेंगे, इंडिया में अपना माल खरीदेंगे एंड ये माल लेके वापस जाके ब्रिटेन में जाके बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। बट ऑब्वियसली ये पीरियड ऑफ टाइम जो है ब्रिटेन में मर्केंटालिज्म के नाम से भी बेसिकली आप इसको बोलोगे। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मर्केंटालिज्म? देन मर्केंटालिज्म जो है बेसिकली इसके दो एस्पेक्ट हमको दिखाई देते हैं कि अंडर दिस पॉलिसी कोई भी कंट्री से, फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटेन मर्केंटालिज्म को फॉलो कर रहा है देन ऑब्वियसली वो हमेशा यही चाहता है कि अपने कंट्री में रॉ मटेरियल आए सबसे ज़्यादा एंड अपने कंट्री से फिनिश गुड जो है वो बाहर जाए। एंड धीरे धीरे करके ब्रिटेन ने ये वाली पॉलिसी जो है हार्डली इम्प्लीमेंट करनी चालू की। बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1720s ऑनवर्ड अल्टीमेटली ब्रिटेन ने इंडिया से आने वाला जो माल है, दैट इज़ इंडिया से जो गुड्स आ रहे हैं, ये ऑब्वियसली फिनिश गुड्स आ रहे हैं, इनके ऊपर बेसिकली हैवी ड्यूटीज़ लगानी चालू कर ली। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो वो काफ़ी इफेक्टिवली हैम्पर भी होना चालू हो गया एंड कंपनी जो है काफ़ी सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस में जाती हुई हमको दिखाई दी है। फॉर्चुनेटली फॉर कंपनी वी कैन से कि 1757 से जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी हुआ देन बैटल ऑफ प्लासी से अब इनकी सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होनी चालू हो गई। अब बैटल ऑफ प्लासी से इनकी सिचुएशन कैसे इम्प्रूव हुई? देन ऑब्वियसली बैटल ऑफ प्लासी के वजह से अब कंपनी के अंडर बंगाल की ट्रेजरी आई एंड बंगाल की ट्रेजरी जैसे ही कंपनी के अंडर आई देन ऑब्वियसली इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट अब ऑब्वियसली इंडिया के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिकॉज बंगाल की ट्रेजरी अब जैसे ही कंपनी के पास आ गई देन ब्रिटेन से आपको बुलियन इंडिया में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्यों ब्रिटेन से बुलियन या फिर आपकी करेंसी इंडिया में लेके आओगे? आपको इसकी ज़रूरत है क्या? नहीं है। अब आपके पास बेसिकली बंगाल की ट्रेजरी है एंड ये बंगाल की ट्रेजरी में से आप बेसिकली पैसा निकाल रहे हो इंडिया में, जो आप बेसिकली जगह जगह पे जाके जो है गुड्स खरीद रहे हो एंड गुड्स खरीदने के साथ साथ अल्टीमेटली आप ये गुड्स जो है ब्रिटेन में जाके सेल कर रहे हो। तो मतलब आपके लिए कोई इनपुट कॉस्ट नहीं लगा, राइट? इनपुट कॉस्ट जब बंगाल की ट्रेजरी आपको दे रही है एंड आफ्टर आपका जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? बढ़ना चालू हो गया। बट ऑब्वियसली अब इस पीरियड ऑफ टाइम में पहले की मर्केंटाइल पॉलिसी तो कंटिन्यू रही ना, एंड पहले की मर्केंटाइल पॉलिसी अब जो कंटिन्यू रही उसके वजह से हुआ क्या कि आपने बंगाल की ट्रेजरी तो यूज़ कर ही ली बट धीरे धीरे करके आपने बेसिकली आपके जो बाकी के राइवल्स हैं उसको भी एलिमिनेट करना चालू कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल डैनिश, दे वर फाइनली डिफीटेड इन 1759, देयर आफ्टर फ्रेंच हु वर फाइनली डिफीटेड इन 1760। वैसे ही अल्टीमेटली इसी पीरियड ऑफ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके इवन पोर्तुगीज़ एंड देयर आफ्टर इवन डच जो है इनको भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया से खदेड़ ही दिया बाय एंड लार्ज वी कैन से। तो एक मोनोपोलाइजेशन वाला पीरियड हमको दिखाई देता है कि इंडिया की ट्रेजरी में से आप पैसा निकालोगे, इंडिया से माल जो है आप परचेस करोगे। ऑब्वियसली अब ये माल के लिए आपके काउंटर है, वो काउंटर कौन है? फॉरेन पार्टनर है, वो अभी आपको यहाँ पे इंडिया में नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली आपने उनको भी एलिमिनेट कर दिया एंड फाइनली आपने क्या कर लिया? आपने इंडिया से माल खरीदे एट योर रेट, मतलब ऑब्वियसली बहुत ही कम रेट में आपने वो माल खरीदे एंड आफ्टर आपने ब्रिटेन में लेके जाके उसको बेचना चालू किया। बट द प्रॉब्लम रिमेन द सेम कि अगर रॉ मटेरियल आप ब्रिटेन में लेके जा रहे हो देन ऑब्वियसली उसके ऊपर हैवी ड्यूटी ब्रिटेन गवर्नमेंट लगा रहा है, तो उसके वजह से माल जो है वो ब्रिटेन में बेचना इतना आसान नहीं बना एंड दैट्स वाई धीरे धीरे करके यही पीरियड में हम लोगों को अर्लीस्ट लेवल का कमर्शियलाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया दिखाई दिया है, जो फाइनली ब्रिटेन ने अपने थर्ड फेज में बहुत ही इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया, दैट इज़ ईरा ऑफ द फ्री ट्रेड। जब हम लोग ईरा ऑफ फ्री ट्रेड की बातें करते तो इसका मतलब क्या? हमने कल वाले लेक्चर में ही देखा था कि कार्टर एक्ट ऑफ 1813 में फाइनली कंपनी की मोनोपोली अब ख़त्म हो गई। कंपनी की मोनोपोली जैसे ही ख़त्म हो गई ऑब्वियसली कंपनी के लिए ये एक ह्यूज ट्रेडिंग लॉस था। तो अब ये ट्रेडिंग लॉस को आपको भर के भी निकालना है एंड ट्रेडिंग लॉस को भर के निकालने के साथ साथ अब ब्रिटेन एज अ नेशन उसको आपको फ़ायदा भी पहुंचाना है, बिकॉज नेशनलिज्म का फीलिंग, पैट्रियोटिज्म का फीलिंग वो वाली कंट्री में तो था ना। एंड दैट्स वाई फिर ये ईरा ऑफ फ्री ट्रेड एंड अंडर द ईरा ऑफ फ्री ट्रेड इन्होंने अल्टीमेटली क्या किया? मर्केंटाइल पॉलिसी जो है उसको पूरी तरीके से अपनाना चालू किया। बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम दे वर इन चार्ज ऑफ द एंटायर इंडिया वी कैन से। एंड ये जो पूरा इंडिया इन्होंने अपने अंडर लेके रखा हुआ था, ये इंडिया के अंडर इन्होंने अब बेसिकली दो चीज़ें करनी चालू कर ली कि इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मर्केंटाइल पॉलिसी काफ़ी हैवीली इम्प्लीमेंट हो रही थी कि एक फैक्ट्री है
जिसमें आपको रॉ मटेरियल डालने हैं एंड आफ्टर फिनिश्ड गुड जो आपके आएंगे इनको आपको बेचने के लिए मार्केट लगेगा। ब्रिटेन में दोनों अवेलेबल नहीं है बट वो इंडिया में तो अवेलेबल है ना। तो अल्टीमेटली इंडिया में रॉ मटेरियल जनरेट करना है, मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर इंडिया में करवाना पड़ेगा। एंड आफ्टर इंडिया में आपको क्या करना है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको क्यों कैरी आउट करना है, बिकॉज ऑफ ब्रिटेन में बना हुआ माल आपको इंडिया में आके विलेज लेवल पे बेचना है, बरार की नहीं। तो अब ये फिनिश्ड गुड का मार्केट भी इंडिया रहेगा एंड ये जो फिनिश्ड गुड बन रहा है उसका रॉ मटेरियल भी इंडिया में से ही जाएगा। तो ये दो हॉलमार्क बन गए ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ईरा ऑफ फ्री ट्रेड। ब्रिटिशर्स ने फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस सिस्टमैटिकली पहले तो कमर्शियलाइजेशन करवाया, बड़े बड़े प्लांटर जो है यूरोप से बुलाए, दर आफ्टर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उनके ऊपर प्रेशर डाल के विलेज लेवल पे जो लोग थे जो अपना बेसिकली खेती बाड़ी करके फूड क्रॉप बना रहे थे इसको बंद करवाया एंड इनसे कैश क्रॉप जो है वो बनवाने चालू कर लिए। जैसे आपको इंडिगो चाहिए, आपको शुगर चाहिए, आपको बेसिकली कॉटन चाहिए, आपको बेसिकली रबर चाहिए, आपको बेसिकली फॉर एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट इवन टोबैको, या फिर बेसिकली वी कैन इवन टॉक अबाउट ओपीएम एंड ऐसे मल्टीपल डिफरेंट कैश कमोडिटीज जो वो इंडिया में प्रमोट इन्होंने करनी चालू की। दैट इज़ फोर्सफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। ये सारा रॉ मटेरियल फिर ये लोग इंडिया से उठाएंगे, ब्रिटेन की इंडस्ट्री में डालेंगे एंड उससे जो फिनिश गुड बनेगा वो फिनिश गुड लेके अल्टीमेटली इंडिया में वापस आ जाएंगे। एंड इंडिया में वापस आके ऑब्वियसली अब विलेज लेवल पे माल बेचोगे कैसे ना, विलेज लेवल पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब हाथ से बनना हुआ प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो दैट्स आपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या किया, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रक्ट करना चालू किया। इसके लिए लोकल पुलिस मशीनरी, लोकल आर्म फोर्सेस मशीनरी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने लोकल लाइसेंस या फिर बेसिकली लोकल हायर्ड गुंज वो हायर किए, जैसे गुमास था या फिर इवन लठियाल। इन लोगों को हायर किया गया जो विलेज लेवल पे जाएंगे एंड आफ्टर अगर कोई भी बंदा हाथ से बनाना हुआ प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको एक तो धमकी देंगे, उसका हाथ काटेंगे, उसके ऊपर एट्रॉसिटी करेंगे ताकि वो बिज़नेस बंद पड़ जाए। जैसे ही बंद पड़ गया देन ऑब्वियसली अब लंदन का जो प्रोडक्ट है वो इंडिया के विलेज लेवल पे आ गया तो उसको ख़रीदार मिलेगा ना, बिकॉज उसके पास जो अल्टरनेटिव है इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो आपने क्या कर लिया, ख़त्म करके रखी हुई है। एंड ये वाला एस्पेक्ट ब्रिटेन ने बाय एंड लार्ज वी कैन से 1947 तक इंडिया में चला के ही रखा था। एंड ये ब्रिटिश कमर्शियलाइजेशन और यू कैन से ब्रिटिश कॉमर्स पॉलिसी के, कमर्शियल पॉलिसी के 3 इम्पॉर्टेंट पीरियड रहे हैं। तो पहले वाला पीरियड वॉज अ ग्रेट मर्केंटाइल पीरियड, सेकेंड वाला पीरियड जो है मोनोपोलाइजेशन वाला पीरियड था एंड आफ्टर थर्ड वाला जो पीरियड है ये क्या है, देन ऑब्वियसली वाला एस्पेक्ट जो है दैट इज़ फ्री ट्रेड वाला एस्पेक्ट एंड उससे एसोसिएटेड जो पैरामीटर है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। एंड यही 3 पॉलिसीज़ के ऊपर अब अल्टीमेटली मैंने आपके यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है कि 1600 से 1757 इट वॉज अ प्योर ट्रेडिंग कंपनी, मर्केंटाइल पॉलिसी में ढली हुई ट्रेडिंग कंपनी, बट बाय 1720 अब हैवी ड्यूटीज़ इंडिया के ऊपर लगेंगी। तो जैसे इंडिया के फाइनल गुड्स के ऊपर हैवी ड्यूटी लगनी चालू हो गई ब्रिटेन में तो वो ल्यूक्रेटिव नहीं बचा, बट इंडिया से रॉ मटेरियल वहाँ पे जा रहा है तो वो ल्यूक्रेटिव है। दैट्स वाई फिर नेक्स्ट फेज में इन्होंने इंडिया को धीरे धीरे करके जो रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करना चालू कर दिया बाय मोनोपोलाइजेशन। तो मोनोपोलाइजेशन इन्होंने कैरी आउट किया एंड मोनोपोलाइजेशन का मैक्सिमम फ़ायदा ब्रिटेन को मिला कि इनके पास गवर्नमेंट हाथ में है इनके, तो गवर्नमेंट जैसे ही हाथ में होगा तो राइवल्स एलिमिनेट कर लिए, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल उठा लिया एंड बेयर मिनिमम अमाउंट के ऊपर इंडिया का प्रोडक्ट खरीद के उसको ब्रिटेन में हाई दाम पे बेचना चालू कर लिया। एंड देयर आफ्टर फिर एरिया ऑफ फ्री ट्रेड, एरिया ऑफ फ्री ट्रेड मतलब क्या है, देन ऑब्वियसली अब इंडिया में कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैरी आउट किया जाएगा, बिकॉज इंडिया से रॉ मटेरियल जाएंगे ब्रिटेन में, वहाँ से जो फाइनल गुड अल्टीमेटली इंडिया में आएगा उसको विलेज लेवल पे आपको बेचना भी है। तो ये जो 3 फेसेस है काफ़ी सिग्निफिकेंट रहे हैं एंड इसके अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़े, देन ऑब्वियसली कुछ इकोनॉमिकल इम्पैक्ट रहे हैं। सबसे पहले तो एम्पावरिशमेंट, ऑब्वियसली अब इंडिया की इकोनॉमी सबसर्वियंट हुई ब्रिटेन की इकोनॉमी की, तो इंडिया में गरीबी आएगी ही, इंडिया में एम्पावरिशमेंट बढ़ेगा एंड दिस इन पर्टिकुलर एम्पावरिशमेंट कैन बी विजिबल एट अ विलेज लेवल, जहाँ पे आपने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैरी आउट किया जिसके वजह से अब एग्रीकल्चर के ऊपर लोड बढ़ा। देयर आफ्टर जब एग्रीकल्चर के ऊपर लोड बढ़ा उसमें आपने कमर्शियलाइजेशन कैरी आउट किया, देन ऑब्वियसली कमर्शियलाइजेशन के वजह से लोगों को पास खाने के लिए खाना ही नहीं बचा,
अल्टीमेटली आप रबर या फिर जूट या फिर इवन कॉटन खाओगे तो नहीं ना। एंड अपने ज़मीन के ऊपर फूड क्रॉप उगाने के जगह जैसे ही कैश क्रॉप उगाने चालू कर लिए, देन ऑब्वियसली क्या होंगे, ये निगेटिव एस्पेक्ट माने जाएंगे, इसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ होगी। एंड फाइनली बिकॉज ऑफ द कैश क्रॉप इंडिया के जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केटिंग सिस्टम से इंटीग्रेट हुए, जिसका ह्यूज इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ा। लेटर ऑन मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा कि अमेरिकन सिविल वॉर 1861-1865 में जो हुआ, उसका इम्पैक्ट दक्कन के कॉटन प्राइजेस पे कैसे पड़ा, जिसकी वजह से डेक्कन अग्रेरियन राइट हुए। दैट इज़ समथिंग लेटर ऑन, अभी के लिए बस फैक्चुअल डाटा के लिए एग्जाम्पल याद रखना। बट बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर दक्कन एग्रेरियन राइट 1875 के लेटर ऑन हमको दिखाई भी देते हैं। तो दिस आर सर्टन इकोनॉमिकल इम्पैक्ट। वैसे ही सोशल इम्पैक्ट की अगर बात करें तो अब इंडिया में लेबर क्लासेस बढ़ने चालू हो गए। लेबर क्लासेस बढ़ने क्यों चालू हो गए? बिकॉज ऑब्वियसली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपने बर्बाद कर दी। एंड जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपने बर्बाद कर दी, देन धीरे धीरे लेबर पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जो एग्रेरियन लोड आपने बढ़ाया कि अब एग्रीकल्चरल लेबर बहुत ही ज़्यादा हो गए, एंड विलेज लेवल पे जो मल्टीपल प्रोफेशन थे पहले के ज़माने में, जैसे ऑयल मेकिंग इंडस्ट्री, शू मेकिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मेकिंग इंडस्ट्री, सब वाले जो लोग हैं अब खेती बाड़ी में चले गए, तो विलेज कम्युनिटी पूरी की पूरी डिस्टेबलाइज हो गई। इनफैक्ट ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है कि अब एग्रीकल्चरल सेक्टर जो विलेज लेवल का है उसमें काफ़ी अच्छी खासी गरीबी भी आने वाली है। देयर आफ्टर नेक्स्ट जो है बेसिकली पॉलिटिकल इम्पैक्ट, कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट में अल्टीमेटली जो ब्रिटिश सुप्रीमसी है ये ऑब्वियसली काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है। एंड ब्रिटिश सुप्रीमसी इंडिया के ऊपर अब जो इम्प्लीमेंट हुई है वो इकोनॉमिकल स्फीयर में भी आपको दिखाई देगी कि इंडिया में अगर आपको बिजनेस करना है देन ऑब्वियसली यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन गुड रिलेशन विद ब्रिटेन, एंड मोस्ट प्रॉब्ली आपको ब्रिटिश ही होना पड़ेगा। वैसे ही अल्टीमेटली अब इंडिया का फोर्स्ड अग्रेरियनाइजेशन भी हुआ, मतलब कमर्शियलाइजेशन की वजह से इंडिया में अर्बन पॉलिसी जो है पूरी बंद कर दी गई, एंड देयर आफ्टर विलेज पॉलिसी चलाई गई। बिकॉज ब्रिटेन के इंडस्ट्री में इंडिया का रॉ मटेरियल जब तक नहीं जाएगा तब तक प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, फाइनल गुड्स नहीं बढ़ेंगे, उसको बेच के आप बेसिकली धंधा कैसे चलाओगे फिर, राइट। एंड वैसे ही अल्टीमेटली फिर एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो है वो भी अब इंडिया में बढ़ना चालू हो गया। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का मतलब क्या है कि अब बेसिकली विलेज लेवल की ज़मीन जिसकी ओनरशिप जिस बंदे के पास है वो जाके बैठा हुआ है शहर में, बिकॉज विलेज लेवल में कुछ बचा ही नहीं है। एंड देयर आफ्टर धीरे धीरे करके आपको दिखाई देगा कि विलेज लेवल की वेल्थ है वो सक की गई कहाँ पे, देन ऑब्वियसली अर्बन लेवल पे। ये एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का सबसे वर्स्ट ऑफ एस्पेक्ट है इंडिया में, आपको आज भी ये दिखाई देगा। मोस्ट प्रॉब्ली यू योरसेल्फ मस्ट बी एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, कि आपका एक ज़मीन पड़ा है गाँव में, वो आपने बेसिकली चढ़ाया हुआ है, किसी के पास दे के रखा है, एंड वहाँ से जो वेल्थ आ रही है वो डायरेक्टली आपके जेब में आ रही है, मतलब शहरों में जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे आ रही है। तो दिस आर बेसिकली पॉलिटिकल इम्पैक्ट वी कैन टॉक अबाउट, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज़ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज इनिशियल लेवल पे अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था कि ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज़ 1600 से लेके 1813 तक, ब्रिटिशर्स का प्राइमरी एस्पेक्ट हमेशा वही रहा है कि बंगाल की ट्रेजरी भरनी चाहिए। बंगाल में कैलकाटा था, कैलकाटा से पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, तो पूरे इंडिया से अल्टीमेटली रेवेन्यू जो है बंगाल में आना ज़रूरी था। एंड दैट्स व्हाई दिस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट, ज़मींदारी सिस्टम पहले ही कवर अप करके रखी है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, दैट इज़ रैयतवारी सेटलमेंट एंड महालवारी सेटलमेंट में जाते हैं। एज फार एज रैयतवारी सेटलमेंट इज़ कंसर्न, ये पर्टिकुलर सेटलमेंट आपको साउथ इंडिया में दिखाई देगी। इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाई है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इम्प्लीमेंटेड इट पहले तो इन 1790 एंड देयर आफ्टर फिर 1793 में डाइसेनियल सिस्टम को परमानेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1793 ऑनवर्ड जैसे ही परमानेंट सेटलमेंट बिहार, बंगाल, उड़ीसा में इम्प्लीमेंट हुई, उसके निगेटिव इम्पैक्ट अक्रॉस इंडिया आपको दिखाई देंगे ही देंगे ना। तो जो बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन, बॉम्बे एडमिनिस्ट्रेशन बना था, दे वर वॉचिंग एंड अल्टीमेटली दे स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज दिस सिस्टम। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो सिस्टम बना के रखी है इसकी वजह से ज़मींदार एज अ पॉलिटिकल एलाइड तो हो रहे हैं, बट जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था दैट इज स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम, वो इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम लीथल सिस्टम है, बिकॉज आपने सेटलमेंट परमानेंट करके रखी है। सो ब्रिटिशर्स हैव गिवन अवे देयर राइट टू एनहांस रेवेन्यू एट अ फ्यूचर पीरियड ऑफ द टाइम, एंड दैट्स वाई लेटर ऑन जब 1820 में प्रिसाइजली दो नए बड़े प्रोविंस क्रिएट किए गए, बॉम्बे एंड मद्रास, तब यहाँ पे कौन सा रेवेन्यू सेटलमेंट होना चाहिए इसके ऊपर डिबेट छिड़ गई। तो सबसे पहले मद्रास वाले एरिया में हमको दिखाई देता है कि थॉमस मुनरो,
थॉमस मुनरो बहुत पहले से ही बंगाल में प्रेजेंट है। 1792 में इफ़ यू रिमेंबर, मैसूर हारने के बाद मैसूर का एक सर्टन एरिया जो है, गुंटूर वाला एरिया जो हैदराबाद के निज़ाम को दिया था, उसके थोड़ा सा साउथ वाला एरिया जो है ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया। एंड वो वाले एरिया में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर थॉमस मुनरो ही थे। एंड 1792 में थॉमस मुनरो ने फॉर द फर्स्ट टाइम रैयत वाली सेटलमेंट ये वाले एरिया में लगा के रखी थी। 1820 में जैसे ही मद्रास जो है एनलार्ज प्रोविंस बना बिकॉज ऑफ द टेरिटरी कैप्चर्ड बाय पेशवा, ये डिवाइड की गई थी बॉम्बे एंड मद्रास के बीच में, तो मद्रास वाले एरिया में पहले गवर्नर जनरल बने सर थॉमस मुनरो। एंड सर थॉमस मुनरो ने फिर मद्रास में पूरे के पूरे प्रोविंस में रैयत वाली सेटलमेंट इम्प्लीमेंट कर दी बाय कॉलिंग परमानेंट सेटलमेंट एज अ स्कैम। कि वो वाले सेटलमेंट में हम लोगों को दिखाई देता है कि ज़मींदार की पावर बड़ी है, पीजेंटाइन कंडीशन वर्स्ट ऑफ है, ब्रिटिशर्स ने राइट टू इंक्रीज रेवेन्यू एट अ फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम गिव अप किया है, एंड स्टडी फ्लो ऑफ इनकम भी जो है वो एक्चुअल में स्टडी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी शॉल बी मूविंग ऑन टू द न्यू सिस्टम। एंड फिर ये न्यू सिस्टम में जाने के पीछे के रीज़न हम 2-3 हमको दिखाई देते हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो कंसिडरेबल फ्रस्ट्रेशन विद द टैक्स कलेक्शन जो परमानेंट सेटलमेंट में हमको दिखाई देता है कि परमानेंट सेटलमेंट में आपने सेटलमेंट तो परमानेंट कर दी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मींदार लोकल लेवल पे कुछ अच्छा काम करेगा। ज़मींदार तो एक्सप्लॉयटेटिव रहा, लोगों ने एग्रीकल्चरल छोड़ना अभी भी चालू रखा, एंड देयर आफ्टर फिर बंगाल का रेवेन्यू जो उसकी वजह से काफ़ी गड़बड़ा गया। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स के लिए कि आवर ट्रेजरी मस्ट बी फुलफिल, तभी जाके हम इंडिया से माल खरीदेंगे, ब्रिटेन में जाके बेचेंगे, तभी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, वरना कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा। एंड इन दैट कैपेसिटी दिस पीपल के पास एक सेकेंड रीज़न भी था कि बेसिकली स्कॉटिश एनलाइटनमेंट, एडम स्मिथ के बारे में मैंने आपको पहले भी बता के रखा था, द फादर ऑफ कैपिटलिज्म स्कॉटिश पर्सन थे। डेविड रिकार्डो जिनकी थियरी ऑफ रेंट मैंने कभी ना कभी तो इसका भी रेफरेंस आपको दिया होगा, स्कॉटिश पर्सन थे। एंड वैसे अल्टीमेटली थॉमस मुनरो स्कॉटिश पर्सन थे। तो देयर वाज अ स्कॉटिश एनलाइटनमेंट, एंड अंडर स्कॉटिश एनलाइटनमेंट ऑब्वियसली आप लोगों के भलाई के लिए कोई ना कोई तो चीज़ें करोगे। एंड फॉर दैट पर्पज़ ये भी एक रीज़न दिया था थॉमस मुनरो ने कि वी शॉल बी थिंकिंग अबाउट रैयत, द ऑर्डिनरी पॉपुलेशन, नॉट आवर कॉफर्स ओनली। अगर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल हम नहीं बना पाए देन ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बर्बाद हो जाएगा। एंड अगर एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया तो रेवेन्यू आएगा कहाँ से? तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। एंड फाइनली फिर यूटिलिटेरियन आइडिया जो 1810-20s में बढ़ रही थी, जिसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, एंड फाइनली फिर 1828 में विलियम बेंटिक भी आएंगे। ऑल ऑफ देम वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलिटेरियन आइडिया, मतलब ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल। एंड ये ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट कि क्यों रैयत वाली सेटलमेंट लाई गई। अल्टीमेटली अगर इसके फीचर देखें तो इट वॉज कंड्यूसिव फॉर द लोकल मद्रास प्रोविंस। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने हैदर अली पढ़ा था। हैदर अली ने ही साउथ इंडिया में जो ज़मींदार है उनके राइट्स अवेक या फिर बेसिकली ख़त्म करने चालू किए थे। बाय द टाइम पीरियड ऑफ द टीपू सुल्तान हमने टीपू का भी एडमिनिस्ट्रेशन देखा था कि विलेज लेवल तक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी मेंटेन इन्होंने करके रखी थी। एंड दैट्स अ रैयत वाली सेटलमेंट जब इम्प्लीमेंट हुई तो थॉमस मुनरो का ही ये स्टेटमेंट रहा है कि वी आर नॉट गोइंग फॉर अ परमानेंट सेटलमेंट बिकॉज यहाँ पे कोई लोकल लैंडलॉर्ड नहीं है। वो हैदर अली टीपू सुल्तान ने ही ख़त्म किए हैं। सो टिलर इज़ द एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड, एंड अल्टीमेटली वी नीड टू गो and have a contact with that tiller or the peasant. We need to go and give him the right to ownership, and we need to go and collect revenue from that particular peasant. बन गया आपका रैयत वाली सेटलमेंट। तो इसमें आपका कोई मिडल मैन नहीं होगा, जैसे परमानेंट सेटलमेंट में हम लोगों ने मिजोलिया दैट इज़ ज़मींदार देखा था। देयर आफ्टर इसमें अल्टीमेटली जब आप खुद मतलब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लैंड पे जाएगी, असेसमेंट कैरी आउट करेगी, तो फील्ड असेसमेंट एंड लैंड एंड सर्वे होंगे ही ना। तो पत्ता एंड कबूलियत वाले डॉक्यूमेंट जो इंडिया में हमेशा से ट्रेडिशनली चले हैं वो भी थे। देयर आफ्टर फिर फिक्सेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू जो 1 साल का होगा, एनुअल असेसमेंट। तो हर साल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी आपके घर में आएंगी, फील्ड असेसमेंट करेगी और आपको जो नया रेट ऑफ रेवेन्यू है वो बताएगी। एट द एंड ऑफ द ईयर उतना रेवेन्यू जो है आपसे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए रहेगा। अल्टीमेटली पीजेंट जो है इनकी हालत इसमें जो है क्या हो गई, ख़त्म हो गई। बिकॉज पीजेंट के लिए भले ही आपने बोला कि ये सिस्टम अच्छी है, बट वो अच्छी नहीं रही। क्यों अच्छी नहीं रही? बिकॉज अब एक्चुअल लैंड ओनर गवर्नमेंट बन गया, एंड गवर्नमेंट रिटेन राइट टू एनहांस रेवेन्यू एट एनी गिवन पीरियड ऑफ द टाइम। एंड गवर्नमेंट के पास अगर ये राइट है, वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो क्या वो कभी अपने रेवेन्यू राइट्स गिव अप करेगा या फिर अपना रेवेन्यू डिमांड कम करेगा? क्या कभी नहीं करेगा। तो ड्रॉट है, फेमाइन है,
या फिर कोई और बेसिकली एस्पेक्ट है, इट डज़ नॉट मैटर, यू हैव टू पे द रेवेन्यू। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं है तो लोकल लेवल पे लैंडलॉर्ड ब्रिटिशर्स ने, नॉट लैंडलॉर्ड, मनी लेंडर बिठा के रखा है, तो मनी लेंडर से आप पैसे लेके आओगे एंड पैसे लेके ब्रिटिशर्स को दोगे। तो अल्टीमेटली पीजन के लिए जो है ये सिस्टम काफ़ी हानिकारक प्रूव हुई। एंडर आफ्टर फिर विलेज इंटरमीडिएट्स तो कंटिन्यू रहे। अब आप कितना भी कुछ ना बोलो, बट ब्रिटिश लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन एट द मोस्ट डिस्ट्रिक्ट तालुक लेवल तक ही पेनिट्रेट कर पाया था इंडिया में। उसके नीचे जो हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड है, विलेज बेस के जो इंटरमीडियरीज है वही रहे हैं, एंड वही लोगों का जो प्रेजेंस है लोकल लेवल पे कंटिन्यू रहा ना, राय, राणा, रावत, खूट, मुकादम, देर आफ्टर फिर पाटिल, पटेल, म्हात्रेज, एंड देर आफ्टर इवन गौडाज एंड रेड्डीज, ये सारे लोकल इंटरमीडियरीज हैं। हमने मीडिएवल इंडिया में भी इनके ऊपर इलेबोरेटली पढ़ा हुआ था, ये सारे ही रहे। एंड इसमें अल्टीमेटली आपको साउथ इंडिया के भी तो विलेज इंटरमीडियरीज दिखाई दे रहे, तो इवन साउथ इंडिया के भी विलेज इंटरमीडियरीज कहाँ पे गए, बिल्कुल भी नहीं गए। तो दैट इज़ ऑल्सो देयर कि कंटिन्यूएशन ऑफ द विलेज इंटरमीडियरीज हमको दिखाई देता है। एंड देयर आफ्टर फिर इम्पैक्ट ऑफ द रैयतवारी सेटलमेंट। एज फार एज इम्पैक्ट ऑफ द रैयतवारी सेटलमेंट, आई टोल्ड यू कि गवर्नमेंट जो है दे रिमेन दी एक्चुअल लैंड ओनर। एक सूडो ओनरशिप भी इस पीजन को दे दी गई थी नाम के लिए। अल्टीमेटली वो जितना भी पैसा ले रहा है तो ऑब्वियसली सारा का सारा पैसा जो गवर्नमेंट डकार जा रही थी। देर आफ्टर फिर पीजन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी बर्डन पड़ा। ऐसा हमेशा से ही माना जाता है कि इन बिटवीन 60% to 80% का रेवेन्यू डिमांड ब्रिटिशर्स का रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर सेटलमेंट। वैसे ही अल्टीमेटली कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म इसमें नहीं है। जो मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे ही बताया था कि अगर पीजन के ऊपर कोई एट्रॉसिटी हुई है लोकल लेवल पे, नेचुरल एट्रॉसिटी, फॉर एग्जांपल फेमाइन आया है, ड्रॉट आया है, या फिर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा महामारी आ गई है, मतलब क्या है, देन ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चरल डिसीज़ है वो आ गए। तो ऑब्वियसली पीजन के पास पैसा नहीं है, तो माई बाप करके कहीं ना कहीं तो जाएगा ना कि भाई बचाओ, अब मैं कुछ पैसा नहीं दे सकता। जब तक इंडियन रूलर थे तो वो चीज़ें मानते थे और वो फिर एग्रीकल्चरल रेमिशन देते भी थे। ब्रिटिशर्स तो नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली नाउ देयर वाज नो प्रोविजन ऑफ द रिड्रेसल ऑल्सो, एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्लियरली बता के रखा था कि अगर आपको कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो आपका कंसर्न है, हमने तो रेवेन्यू डिमांड बता के रखा उतना देना है, अगर नहीं दोगे तो लैंड से एविक्ट कर देंगे। एंड ऑब्वियसली कौन अपना ज़मीन छोड़ना चाहेगा। तो इन दैट कैपेसिटी आप मनी लेंडर के पास जाओगे, वहाँ से उधार लोगे, अपनी प्रॉपर्टी के जो पेजेस है मॉर्गेज रखोगे, बट इन दैट कैपेसिटी इट वॉज अ थोरो पॉसिबल रून। एंड ये क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर प्रूव्ड आउट टू बी टू मच लीथल फॉर द फार्मर। एंड देयर आफ्टर असेसमेंट की अगर बात करें देन ऑब्वियसली धीरे धीरे करके ये असेसमेंट जो है 60-70% जो था वहाँ से रिड्यूस करके वो 30-40% के बीच में इन्होंने लाया। बट ऑब्वियसली लोकल लेवल पे इसका इम्पैक्ट कभी नहीं दिखाई दिया। 30% का आप रेवेन्यू पेंट करो, ऊपर से रेंट पे करो, ऊपर से कोई एट्रॉसिटी या फिर बेसिकली गुन्स है लोकल लेवल के इंटरमीडिएट्स है उनकी फ़ीस आप एक्स्ट्रा दे दो, जिसके वजह से एग्रेरियन कंडीशन बहुत ही डिटेरियोरेट हुई। एंड फाइनली हम लोगों को दिखाई देता है कि 1867-78 में फाइनली ग्रेट मद्रास फेमाइन जो है वो भी आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये अगेन क्यों है, रैयतवारी सेटलमेंट 1820s 1830s में आपने लगा दिया, 1860s ऑनवर्ड फिर एक रिकरेंट फेमाइन वाले क्लैप में मद्रास फंस गया। एंड दैट्स वाई फिर मद्रास वाली या फिर बेसिकली रैयतवारी सेटलमेंट को भी लेटर ऑन रिप्लेस किया गया विथ महालवारी सेटलमेंट। ये लगी कहाँ पे, तो इसका कोर हमेशा था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब आगरा दिल्ली वाला एरिया, देर आफ्टर फिर सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रदेश का नॉर्थन वाला एरिया, एंड देर आफ्टर फिर जो भी लैंड ब्रिटिशर्स के पास सतलज के ऊपर है दैट इज़ पंजाब वाला एरिया। ये पर्टिकुलर सेटलमेंट लगाने का जो क्रेडिट है वो बेसिकली हॉल्ट मैकेंजी एंड देर आफ्टर मार्टिन बर्ड ये दोनों को जाता है। एंड इन्होंने ये सिस्टम डेवलप करके रखी थी। इन्होंने क्या बोला कि देखो हम लोग इंडिविजुअल फार्मर पीजन के साथ जाके कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो विल टेक विलेज एज अ यूनिट। तो इंडिविजुअल फार्मर की ज़मीन यूनिट नहीं होगा रेवेन्यू के लिए, पूरे विलेज की ज़मीन जो है वो रेवेन्यू होगा या फिर वो यूनिट होगा फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन। एंड अल्टीमेटली इसके ऊपर जो हम लोग रेवेन्यू डालेंगे वो ईयरली सेटलमेंट होगी, हर साल हम बताएंगे कितना रेवेन्यू होगा, एंड वो रेवेन्यू जमा करके ब्रिटिशर्स को देने की जिम्मेदारी वो विलेज हेडमैन के ऊपर होगी। एंड विलेज हेडमैन जो है नाउ ही बिकम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अंडर द महालवारी सेटलमेंट। एज द नेम सजेस्ट महाल का मतलब ही विलेज होता है, एंड महालवारी सेटलमेंट मतलब विलेज लेवल की सेटलमेंट। अल्टीमेटली आप में इसने क्या कर लिया, विलेज को यूनिट बना दिया। एंड मैकेनिज्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो मैंने अभी आपको बता के रखा था कि आप रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करोगे, देन ऑब्वियसली आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे वाया बेसिकली विलेज हेडमैन, एंड विलेज हेडमैन को आपने जो डिजिट बताया विलेज हेडमैन आपको ला के देगा। ये पर्टिकुलर सेटलमेंट के अगर फीचर की अगर हम लोग बात करते हैं
देन वही है कि विलेज एज अ यूनिट, देर आफ्टर फिर मैकेनिज्म ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन, देर आफ्टर जोग्राफिकल एरिया मतलब कहाँ कहाँ पर है। एंड एक्चुअल प्रैक्टिस जो है ये काफ़ी डेंजरस थी। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या हुआ कि अभी विलेज एज अ यूनिट आपने बना दिया तो ऐसा नेसेसरी नहीं है ना विलेज के हर एक ज़मीन के ऊपर एग्रीकल्चर हो रहा है। से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लैंड वेस्ट लैंड है जिसके ऊपर कोई खेतीबाड़ी नहीं कर रहा है, या फिर आपके आजू बाजू वाला जो बंदा है वो घर छोड़ के चला गया सिटी लेवल पे एंड देयर आफ्टर फिर वो वाला एरिया फैलो है, तो इसमें ब्रिटिशर्स इसमें कोई रिलीवेंसी नहीं देने वाले हैं। एंड इन दैट कैपेसिटी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव मैकेनिज्म लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ था। दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन सी। एंड अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो लैंडलॉर्ड है उसके लिए सिस्टम मैनेज करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट गई, बिकॉज अल्टीमेटली ही वॉज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन बिटवीन हिज ओन पीपल दैट इज़ फार्मर एट अ विलेज लेवल एंड ब्रिटिशर्स। एंड दोनों चीज़ों या फिर दोनों एंटिटीज़ के बीच में अगर आप मिडल मैन फंस गए, आपके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आएगा कि पहले तो विलेज मैन से सारा ही लैंड टिल करवाओ, रेवेन्यू कलेक्ट करो, ब्रिटिशर्स को दो। अगर नहीं देंगे तो ब्रिटिशर्स आपके घर पे आएंगे कि भाई आपने रेवेन्यू क्यों नहीं दिया। देर आफ्टर बहुत ही हाई रेवेन्यू डिमांड थी। हॉल्ट मैकेंजी जो है उसने ऑलमोस्ट 80%, देर आफ्टर फिर विलियम बेंटिक मार्टिन बर्ड के टाइम पे 66% एंड देर आफ्टर फिर धीरे धीरे करके इसको 50% पे लाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने पहले वो पर्टिकुलर लैंड की रेंटल वैल्यू निकाली डेविड रिकार्डो का थियरी ऑफ रेंट यूज़ करके, एंड उसके 80%, 50% एंड देर आफ्टर 66% मांग के रखे थे। एंड धीरे धीरे करके इसके वजह से आपको नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी अच्छा खासा पीजेंट अपराइजिंग दिखाई देगा। एंड सर्टन लेवल पे वी कैन से कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में, सेंट्रल प्रोविंस में जो रिवॉल्ट हुए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 में, वो भी यही पर्टिकुलर सिस्टम पे लगाए जाते हैं। एंड दैट सम्स अप गाइस टुडेज दिस थिंग दैट इज़ एंटायर सेशन, या फिर बेसिकली ब्रिटिश इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी है जिसमें वी आर गोइंग टू एंटर इनटू सर्टन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस, एंड देयर आफ्टर रेलवेज़ उसका थोड़ा बहुत एनालिसिस। वो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स में मैंने देखे हैं, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत बातें करेंगे, बट दैट इज़ समथिंग फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर गाइज। बट अगेन जाने से पहले गाइज, न्यू बैच ऑफ द हिस्ट्री ऑप्शनल इज़ गेटिंग लॉन्च, एंड इन दिस पर्टिकुलर बैच वी कैन से कि I have already basically launched this specific batch. Sorry about that. Just give me a minute. तो I have already launched this batch on 15th of December. But obviously अभी तक इसके ओरिएंटेशन ही चले, और ओरिएंटेशन मैंने जस्ट ख़त्म करके रखे। The batch is actually getting launched on 4th of January. 4th of January से इसके normal lectures I am going to start. So if you are preparing for history optional guys in this year, then obviously this is the last possible opportunity for you. अगर आप 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली दिस इज़ द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। डू नॉट मिस आउट ऑन इट गाइज, बिकॉज दिस पर्टिकुलर कोर्स हैज़ बिन डिजाइंड बाय माई सेल्फ। आई हैव डिजाइंड इट बाय माई सेल्फ एंड आई हैव माई सेल्फ स्कोर्ड 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड इन दैट कैपेसिटी आई एम गोइंग टू डेवलप योर क्रिटिकल एनालिसिस, दैट इज़ प्राइमरी स्किल एज वेल एज सेकेंडरी स्किल। एंड व्हाट इज सेकेंडरी स्किल, देन ऑब्वियसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो ये दोनों चीज़ें जो है आई एम गोइंग टू डेवलप क्वाइट इलैबोरेटली, and both of these things will help you garner more than 300+ marks in the history optional. So do not miss out on this particular opportunity guys, because foundation as well as test series दोनों मिलेंगे, primary as well as secondary skill दोनों developed होंगे, and everything is available to you at a very affordable price of the 15,999. So if you are really preparing for the history optional guys, then obviously join the batch, and if you are not, then obviously do spread the word guys, and I hope to see you in the batch on 4th January onward. So that will be it guys. Everything is available to you at a very affordable price if you use my code SNLive, and that will be it guys from my side. Again जाने से पहले you will get access to this PPT on the Telegram channel, and if you want to ask any doubt of yours, then obviously you can ask it to me on the Instagram channel of mine. So thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Thank you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।